वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। यूनिट 5 का लेसन 1 हम करेंगे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। हमने यूनिट 4 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पर एकलव्य स्नातक 1 को सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर इस चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको फैक्ट्स जानने का शौक है तो जल्दी से जाकर फैक्ट्स विद भारत को जाकर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं वो व्यापार करती हैं। अब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो इंडियन कंपनी एक्ट में जाकर रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी कि ऐसी कंपनियां, ऐसी इंटाइटिटीज जो होती हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं तो वो लिस्टेड कंपनीज बन जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्ट जो ट्रेडर्स होता है, एक तरह का जो व्यापार होता है, वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं अपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जनरेट करते हैं क्विक रिटर्न्स को। अच्छा रिटर्न्स लेने के लिए वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और जो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है ये एक रोल प्ले करता है इस पे रूल्स और रेगुलेशन को सेट आउट करने के लिए और गवर्न करता है सिक्योरिटी मार्केट को। सिक्योरिटी मार्केट को ये यहाँ पे गवर्न करता है और सेट आउट करता है रूल्स और रेगुलेशन को और उनको इम्प्लीमेंट करता है। ये जो रूल्स होते हैं इनमें क्या क्या शामिल होता है, जो इसका दायरा है कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन कराना है, सिक्योरिटीज जो है वो लिस्ट करनी है, ट्रांजैक्शन का मॉनिटरिंग करना है और जितने भी सेबी द्वारा रूल्स और आरबीआई द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका पालन करवाना भी आपका एनएससी का काम होता है। देखिए, जो एनएससी होती है वो एक तरह का सेट करती है रूल्स और रेगुलेशन को, खास कर जितने भी व्यापारी सेगमेंट्स होते हैं उनमें खास कर इसका स्पेशली रोल होता है कि भाई सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाए, जो ट्रेडिंग सेगमेंट होते हैं स्पेशली। और जो ये एनएससी होती है ये खास कर किसके द्वारा रूल की जाती है, ये सेबी के अंडर काम करती है और जितने भी सेबी जो रूल्स रेगुलेशन जो भी सेट करता है वो एनएससी फॉलो करवाती है, यानी कि सेबी के अंडर एनएससी काम करती है और हमेशा इसका इंस्पेक्शन भी होता रहता है। ठीक है, अब आता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले देखो, लिक्विडिटी करता है। लिक्विडिटी यहाँ का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज है, कोई भी चीज़ जब आप उसको बेचते हैं तो आपको हार्ड कैश मिल जाए। तो जो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है कि ये एक ऐसी सुविधा देता है कि आप वहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर लें या परचेज कर लें। ठीक है, यानी कि आसान तरीके से आपको एक लिक्विडिटी देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जहाँ पे आप अपना मनी मेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा का अनुमान लगाता है जहाँ पर आपको हेल्दी अनुमान लगाता है ताकि आप क्रिएट कर सके लिक्विडिटी को और डिमांड कर सके सप्लाई की, सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, यहाँ पर आपको देता है कि भाई एक अनुमानित आंकड़ा देता है और एक एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई आपको लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए और डिमांड करने के लिए एक अच्छी सी मार्केट मिल जाए। अब ये देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर का काम भी करता है। जो स्टॉक मार्केट होता है वो रिलायबल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है वो योग्य बनाता है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड को पब्लिकली रेज कैपिटल, यानी कि ये एक तरह से एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करता है जहां पर लोग पब्लिकली अपना रेज कर सकते हैं पैसों को। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बाय की जाती है और मतलब खरीदी और बेची जाती है सिक्योरिटीज को। पहले हम समझते हैं कि भाई ये सिक्योरिटीज क्या होती है। देखिए, सिक्योरिटीज के अंदर स्टॉक, बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स, लिमिटेड पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ऑयल गैस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। अगर आप जब भी सिक्योरिटीज़ का मतलब वर्ड सुनिए तो आप समझ लीजिए इसके अंदर स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। देखिए, जो स्टॉक मार्केट जो इंश्योर करती है, क्या करती है भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, प्राइस का जो है डिस्कवरी होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में मतलब सब कुछ एक नियम के अनुसार होना चाहिए। धोखाधड़ी, प्राइस हाइक कर देना और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी का नुकसान होता है। जैसे प्राइस ट्रांसपेरेंसी में यह होता है कि भाई पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे कब कितने में क्या चीज़ अवेलेबल हो रही है।
ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक ऐसी सुविधा देता है कि भाई बाय और सेल करने के लिए सिक्योरिटीज़ को वेरियस लिस्टेड कंपनीज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर ये ऐसी सुविधा देता है कि भाई जो लिस्टेड कंपनीज़ है वो आपस में क्या कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं और सेल कर सकती है किस चीज़ को, सिक्योरिटीज़ को। ठीक है। और जो ये प्रोसेस है खरीदने और बेचने का या व्यापार करने का, या ये किसके, ये क्या करता है कि या तो ये री इन्वेस्टमेंट का मौका देता है या पैसे को डिस इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, जो प्रोवाइड करता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि भाई आपकी जो है कैपिटल फॉर्म हो जाए। ये नहीं कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप उसको डिस इन्वेस्ट नहीं कर सकते या आप दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कैपिटल को बनाने के लिए, इसलिए इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन फैक्टर माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट क्या होती है और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। देखिए, कैपिटल मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम मान लीजिए या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मान लीजिए या एक ऐसा स्थान मान लीजिए जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो अदला बदली होती है, एक्सचेंज की जाती है। और जो कंपनी है वो जो रेज करती है वो लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है कैपिटल मार्केट के जरिए। ठीक है। जो प्राइमरी मार्केट होती है वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बनाया जाता है। प्राइमरी मार्केट जो है वो क्या करती है, नई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बनाती है, जहाँ पर लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पर एक्सचेंज का काम किया जाता है। देखिए, जहाँ सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को केवल ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर के थ्रू, लेकिन बनाया कहाँ जाता है, प्राइमरी मार्केट में। देखिए, जो प्राइमरी मार्केट होती है, जो कंपनीज होती है वहाँ पे न्यू स्टॉक और बॉन्ड्स को पब्लिक में देती है, पब्लिकली कर देती है अपनी नई चीज़ों को, नए स्टॉक और जो नए बॉन्ड्स होते हैं उनको पब्लिक करती है पहली बार। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जब कोई कंपनी अपने स्टॉक बॉन्ड्स को जनता में सार्वजनिक करती है खरीदने के लिए। ठीक है। जो कैपिटल मार्केट होती है बहुत ही इजी तरीके से ट्रांजैक्शन करती है इन्वेस्टर और इंटरप्राइजेज के लिए। अब देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई प्राइमरी मार्केट में क्या आता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा मेन एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, इसीलिए ये ज़रूरी मार्केट है। ठीक है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं जिन्हें आप आईपीओ भी कह सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है प्राइमरी मार्केट का। इसे यहाँ पर न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो आपके स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो न्यूली क्रिएटेड होते हैं। ये डील करता है न्यू सिक्योरिटीज़ में। ठीक है। और सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है कि भाई वो फर्स्ट टाइम होती है, एकदम फ्रेश। और जो इसका मेन की रोल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट को क्या करना होता है, कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए वेरियस एंटिटीज को मौके दिए जाते हैं कैपिटल गेन करने के लिए। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को ताकि वो अपने सेविंग्स को इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। और इन द प्राइमरी मार्केट, जो प्राइमरी मार्केट होता है, जो कंपनी होती है न्यू सिक्योरिटीज़ को लाती है जो कभी पहले व्यापार में लाई ही नहीं गई, यानी कि ये सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें का व्यापार पहले कभी नहीं किया गया। ठीक है। तब जाके ये बेची जाती हैं। ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को, बिजनेस वालों को या अदर इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अपना रेज कर सके कैपिटल और क्या कर सकता है, अपना इशुएंस कर सके इक्विटी और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। द मेन पर्पस, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राइमरी मार्केट का, क्या करना, मिलाना नीड, किसको, लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल है उसकी जो नीड को फुलफिल करने का काम प्राइमरी मार्केट करती है। अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां आपकी जो जो आपका प्रीवियसली इशू स्टॉक और जो पहले से ही प्राइमरी मार्केट में जो स्टॉक और बॉन्ड्स बन चुके हैं उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। और जो सेकेंडरी मार्केट होती है ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इन्वेस्टर वो खरीदी हुई जो प्राइमरी मार्केट से जो खरीदी चीज़ थी उनको एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते हैं, जो पहले से ही प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल थी। अब जैसे इसका एग्जांपल समझ लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या ऑल अदर स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट के यहाँ पर एग्जांपल माने जा सकते हैं। एक बार सिक्योरिटी अगर लिस्टेड हो गई एक्सचेंज के लिए तो वो एलिजिबल हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में। अगर वो लिस्टेड हो गई प्राइमरी मार्केट में, समझ लीजिए, तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रेड कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी मार्केट के जो होते हैं कॉरपोरेशन, वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़
बढ़ती है तो यहाँ पर आप उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है लिक्विडिटी और मार्केटिबली एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज पहले से ही अवेलेबल हैं उनके लिए एक लिक्विडिटी का फॉर्म क्रिएट करता है। एडिशनली आप देखिए जो यहाँ पर ऑनेस्ट और फेयर डीलिंग की जाती है इन्वेस्टर के थ्रू, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इश्यू एंड ऑफरिंग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। देखिए जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। मैं आपने अभी अब प्राइमरी मार्केट का अभी हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा जो जहाँ पर सिक्योरिटी को सेल किया जाता है फर्स्ट टाइम, ये यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में आ जाता है। एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं अपने शेयर को पहली बार जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। ये एक तरह का लार्जेस्ट सोर्स होता है फंड्स को क्रिएट करने के लिए। जो एक आईपीओ होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ग्रोथ को, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये प्रोवाइड करता है कंपनी को एक्सेस करने के लिए फंड। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स करेगी, जिससे उसको कैपिटल क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तब कंपनीज के जो शेयर हैं वो ट्रेड करने के लिए ओपन मार्केट में दे दिए जाते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी आइडिया है प्राइवेट का फर्म के लिए, वो क्या करते हैं, पब्लिकली जब वो अपने शेयर्स को लाते हैं तो वहाँ उनका मुख्य उद्देश्य पैसे को रेज करना होता है, धन जुटाना होता है। बाय सेलिंग इट्स शेयर, जब वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं ओपन मार्केट में तो क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अब आता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स, एफपीओ। देखिए जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स होते हैं वो एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनीज जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो क्या करती हैं, इश्यूज करती हैं शेयर्स को, जो कि करंट शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये अपने शेयर्स इशू करते हैं। और जो कंपनीज होती है वो जनरली क्या करती हैं, अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये काम करती है, यानी कि अगर वो अपने स्टॉक बेस को सेल इसलिए करती हैं ताकि इंक्रीज किया जाए स्टॉक बेस को, ठीक है। जो फॉलो ऑन ऑफरिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इशू करते हैं एडिशनल शेयर, एक तरह के एडिशनल शेयर्स करते हैं जो कंपनी द्वारा बनाए गए होते हैं। कब बनाए गए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के टाइम पर ये बनाए गए होते हैं, इसलिए इनको सेल किया जाता है। देखिए जो एनएफपीओ होता है ये एक तरह का सब्सिक्वेंट इश्यूज होते हैं। कब किए जाते हैं, किसके बाद किए जाते हैं, पब्लिक ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के बाद में ही ये किए जाते हैं। अब देखिए ये क्यों किए जाते हैं, पहले तो कम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटीज क्रिएटेड हो गए, ओपन मार्केट में दे दी, लेकिन दोबारा से ये एक सब्सिक्वेंट पार्ट इसलिए है ताकि जो कंपनीज होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग डेप्थ को, यानी कि ऑलरेडी जो उनका कर्जा चल रहा है उसको कम करना है, तो ये क्या क्रिएट कर देंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्रिएट कर देंगे ताकि ये धन को जुटा सके और अपना कर्जा पे कर सके। और इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी कंपनी के कैपिटलाइजेशन को, पैसे को इंक्रीज करने के लिए या फिर कर्ज को चुकाने के लिए ये यहाँ पर अपने शेयर्स को करंट होल्डर्स को या तो सेल कर देते हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर को यहाँ पर ये सेल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एफपीओ का, वो क्या करता है, वो रेज करता है, वो धन जुटाता है एडिशनल कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को, ताकि रिड्यूस किया जाए जो ऑलरेडी डेप्थ उनके ऊपर है उसको कम कर किया जा सके ताकि कंपनी उसको चुका दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर ऑफर्स ऑफ सेल फॉर सेल का जो टर्म है वो रिफर किया जाता है सेलिंग करना शेयर्स को लिस्टेड कंपनी थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो सेल करती हैं शेयर को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। ये जो मेथड होता है ये क्या होता है, प्रमोटर्स क्या करते हैं इसमें
सेल करते हैं अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में। जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में जाकर सेल कर देते हैं। ये जो मेथड है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा 2012 में, जो ये एक सुविधा देता था ताकि प्रमोटर्स जो हैं वो पब्लिकली ट्रेडिट कर सकें और अपनी अपनी जो ऑनरशिप है उसको कम कर सकें। ठीक है। और जो ओएफएस होता है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये एग्जिस्टिंग शेयर जो होते हैं उसको क्या करता है कि भाई तुम जाकर बेच लो इनको। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनको ऑफर्ड किया जाता है फॉर सेल के लिए। और जो ओएफएस होता है, जो विंडो होती है, ये प्रोसेस में जो ये विंडो होती है ये सिर्फ एक ही दिन का सेल परचेज का काम जो सेल कर सकते हैं आपको, ये एक ही दिन के लिए विंडो ओपन होगी। और जब कंपनी इस चीज़ को करना चाहती है तो उसे एक स्टॉक्स एक्सचेंज को 2 दिन पहले, जो वर्किंग डेज होते हैं उनके 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम अपने जो शेयर्स है वो सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये एक तरह का सिंपल मेथड है जहां पर प्रमोटर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनीज में वो क्या कर सकते हैं, सेल देयर शेयर्स एंड रिड्यूस देयर होल्डिंग्स, यानी कि अपने शेयर को सेल कर सकते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है होल्डिंग्स को वो रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई रूल के खिलाफ नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये क्या होता है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सके। जो म्यूचुअल फंड होता है वो जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, किस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में लोग जो हैं अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, चाहे तो कोई वो अकेला इंसान भी ले सकता है या कोई संस्था या इंस्टीट्यूशन भी ले सकता है। अब यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जो म्यूचुअल फंड होता है वो क्या होता है, एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो यूजुअली रन की जाती है, चलाई जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू ये चलाई जाती है, जो इकट्ठा करती है ऐसे लोगों को जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, किसमें, स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, चलाए जाते हैं गवर्नमेंटल बॉडीज़ के थ्रू चलाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं प्रोफेशनल के द्वारा। और जो फंड्स मैनेजर होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कुशलता होती है, एनालाइज वो करते हैं और मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो एक तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है, किसमें होता है, स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या अदर एसेट्स हो गए जिसमें लोग अपना कैपिटल लगा के वेरियस तरीके के रिटर्न्स लेते हैं। और जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो टेक केयर करते हैं आपके एसेट्स को और कोशिश करते हैं ताकि का ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यानी कि आपका रिटर्न जनरेट कर सके और जो आपकी इनकम है वो जो इन्वेस्ट किया है आपको उससे फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट आपको दे रखा है, ये आपका ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने पैसे को पूल करके क्या कर देता है, पूल देयर मनी फंड मैनेजर को दे देता है। फंड मैनेजर क्या करता है, इसको इन्वेस्ट कर देता है कहाँ पर, स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। फिर वो क्या करता है, वो उससे हेल्प जो होती है, हेल्प जनरेट होती है, यानी हेल्प का मतलब होता है रिटर्न्स जनरेट होता है और जो रिटर्न्स उनका बनता है वो वापस इन्वेस्टर के पास चला जाता है। तो ये एक तरह का सर्कल से जहाँ पर फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपके पूरे के पूरे एसेट्स को क्या नाम है ध्यान मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं ताकि आपके पास हाई जो है कैपिटल गेन हो जाए, हाई रिटर्न आ जाए। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनली रन किया जाता है। अब एक बार बेनिफिट देख लेते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट होने के साथ एसेट्स भी मिलते हैं जो कि एक ही पोर्टफोलियो, यानी कि म्यूचुअल फंड्स का एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी हो गया और एसेट्स भी मिल रहे हैं।
तो ये आपका डुअल बेनिफिट प्लान हो गया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं एक तरह का लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो टेक केयर करते हैं आपकी हर चीज़ का, जहाँ जिसमें उनका शामिल होते हैं रिसर्च और उनके स्किल्स शामिल होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जो होता है देता है इन्वेस्टर को एक ऐसा एक्सेस देता है जहाँ पर वो विदेश में हो या डोमेस्टिक हो, वो इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी, उनको एक पॉसिबिलिटी दे दी जाती है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है वो ग्रेटर जो उसका मेन भविष्य कह सकते हैं कि ग्रेटर प्रोस्पेक्ट्स होता है, बेहतर भविष्य हो सकता है क्या कि जो आपका रिटर्न जो है वो ओवर द टाइम अच्छा मिले, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे हाई रिटर्न की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। देखिए जो ये इनकरेज करता है ऐसे इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया जो है ऑफर करती है सेवरल टैक्स बेनिफिट, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जितने भी टैक्स बेनिफिट होते हैं वो अलग अलग तरीके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जितने टाइप की भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं उनके हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए स्ट्रक्चर के बेस पर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आते हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है ओपन एंडेड फंड्स। ये जो फंड्स होते हैं इनमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कितने भी चाहे ले सकते हैं और कभी भी जाकर खरीद सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इन्हें ओपन एंडेड फंड्स कहा जाता है। आप कभी भी इसमें इंटर हो सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको करंट नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी थ्रू आउट द ईयर। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जिनको लिक्विडिटी चाहिए उनके लिए ये बहुत सही फंड्स है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब चाहे बेच दो, जब चाहे खरीद लो, तो इजी प्रोसेस है, तो आप ओपन एंडेड फंड्स में जा सकते हैं। अब आता है क्लोज एंडेड फंड्स। देखिए यहाँ पर ओनली अवेलेबल फॉर परचेज, यानी कि यहाँ सिर्फ आप खरीद सकते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आप सिर्फ खरीद सकते हैं। जो यूनिट्स होती हैं वो इशू की जाती हैं इनिशियल, जब इनिशियल ऑफर होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, तब वो खरीदी जाती हैं, लेकिन रिडीम जब होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है, यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एक तरह से लॉक हो जाती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल फंड्स। देखिए जो इंटरवल म्यूचुअल फंड्स होता है वो एक तरह का हाइब्रिड है। हाइब्रिड यहाँ पर आप मिक्स मान सकते हैं, किसका मिक्सचर है ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स का क्या है, मिक्सचर फंड्स मान लो, दोनों के गुण इसके अंदर है, इसीलिए इसको यहाँ पर हाइब्रिड बोला गया है। ये आपको अलाउ करता है कि भाई आपकी जो ट्रांजेक्शन है किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, जो इंटरवल आता है बीच में जो गैप रहता है, तभी भी आप इसको क्या कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परमिट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के गैप के बाद। जब ये ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है, यानी कि एक जब ट्रेडिंग विंडो को ओपन किया जाता है, जो इन्वेस्टर होते हैं चूज कर सकते हैं कि भाई उनको खरीदना है या बेचना है अपनी यूनिट्स को। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब उसमें सबसे पहले आ जाता है इक्विटी फंड्स। देखिए जो इक्विटी फंड्स होता है वो एक तरह का इन्वेस्ट होता है कंपनी के शेयर्स के अंदर, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स में, और जो आपका रिटर्न होता है डिपेंड करता है कि भाई मार्केट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और जो ये फंड्स होता है ये जनरेट करता है हाई रिटर्न्स, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिस्क होता है, ये रिस्की कंसिडर किए गए हैं, बताए गए हैं इक्विटी फंड्स के अंदर। आप अगर चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म का जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाए और आपके अंदर क्षमता है कि भाई आप रिस्क भी झेल लें, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है डेप्थ फंड्स। डेप्थ फंड्स में जो होता है वो क्या होता है, एक तरह की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, जिसमें शामिल होते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
डेब्ट फंड्स क्या होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और स्टेडी इनकम, एक नियमित रूप से आपको इनकम आने के जो है सुविधा देता है, वो भी मिनिमल रिस्क पर। आप जो डेब्ट फंड होता है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। अब आता है हाइब्रिड फंड्स। देखिए हाइब्रिड फंड्स जो होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप डेब्ट और इक्विटी दोनों के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट, ये एक तरह का मिक्स होता है। कैसे मिक्स होता है, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के एसेट्स क्लासेस को ले लेते हैं जो एक डाइवर्सिफिकेशन लेकर आता है पोर्टफोलियो में। और जहाँ पर जब आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप डिफरेंट तरीके एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो क्या होता है, थोड़ा सा मैनेज हो जाता है कि कुछ चीज़ हाई रिटर्न देगी और कुछ चीज़ लो रिटर्न देगी, तो एक बैलेंस आ जाता है, तो आपका रिस्क थोड़ा क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो हाइब्रिड फंड्स के होते हैं वो बैलेंस हाइब्रिड फंड्स होता है और एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होता है। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप के आपके हाइब्रिड फंड्स में आ जाते हैं। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। यहाँ पे सबसे पहले आता है एक्टिव फंड्स। देखिए यहाँ पर जो एक्टिव फंड्स है वहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जिसे आप एक्टिव का नाम दे सकते हैं, जो डिटरमाइन करता है कि कहाँ आपको पैसा खरीदना है, होल्ड करना है, लगाना है, या अपने को अंडरलाइन करना है, या सेलेक्टिंग स्टॉक हो। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपका पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करेगा। एक्टिव फंड्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, इसके थ्रू एक मैनेजर के थ्रू जो लुक आफ्टर करता है आपकी ऑल द सेल बाइंग डिसीजन, बताएगा भी कब सेल करना है, कब बाय करना है, बहुत ही ध्यान से, और बताएगा कि जो आपकी मार्केट की क्या कंडीशन है आपके लिए जो ठीक रहेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल काम जो होता है एक फंड मैनेजर का होता है जो सारी की सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको एक्टिव फंड्स कहा गया है, जहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है वो डिटरमाइन करता है आपकी चीज़ों को। अब आती है पैसिव फंड्स के बारे में। देखिए पैसिव फंड्स क्या होता है, कभी भी अपना पोर्टफोलियो लगातार चेंज करते हैं। आप अगर पैसिव फंड्स का एग्जांपल देखेंगे तो पैसिव फंड का एग्जांपल होता है निफ्टी, जहां पर आप 50 से भी ज़्यादा इंडेक्स निफ्टी के ट्रैक कर सकते हैं। ये जो है सुटेबल किया जाता है उन इन्वेस्टर को जो ढूंढते हैं जो अपने आप को एलोकेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। ये जो फंड्स होते हैं कभी कभी जो होते हैं ज़्यादा हाई रिटर्न्स तो नहीं देते, लेकिन फिर भी ये सेफ होते हैं और स्टेबल इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए जा सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे हाई रिटर्न तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये फिर भी सेफ और स्टेबल होते हैं। अब आती है बात कि भाई रिस्क क्या होता है। सबसे पहले रिस्क को समझते हैं। देखिए रिस्क एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक अनिश्चितता लेकर आती है, जहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपके पैसों पे। रिस्क इंक्लूड करता है ऐसी संभावना को जहाँ पर या तो आप थोड़ा सा कुछ खो दें, या फिर आप बहुत सारा ओरिजिनल सारा का सारा अपना पैसा खो दें, यानी या तो थोड़ा गंवाएं या सारा गंवाएं, वो रिस्क में आ जाता है। और रिस्क जो है एक ऐसी संभावना होती है जहाँ पर जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो ना मिलकर आपको कुछ और मिल जाए, जो डिफरेंस आता है चाहने में और आप रिस्क कह सकते हैं। जो मार्केट कंडीशन होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट डालती है, जिससे रिस्क क्रिएट हो जाता है। अदर अदर देखा जाए जो रिस्क होता है वो एग्जिस्ट होता है कहाँ पर, लिक्विडिटी पर। क्या होता है, लिक्विडिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर अगर आपको अपनी चीज़ सेल करने चाह रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रही है जब जहाँ पर आपको ज़रूरत है, तो ये रिस्क हो गया कि आपने इन्वेस्ट तो किया लेकिन अब आपको लिक्विड पैसा चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप उस कंडीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी रिस्क है। इन जनरल सेंस में देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक ऐसा रिस्क अराइज करता है जहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, हाई रिटर्न्स चाहता है। यानी कि अगर उसको थोड़ा बहुत रिस्क या कहीं घाटा हो रहा है तो वो दूसरे ऑप्शन में जाएगा कि भाई उसको हाई से हाई रिटर्न मिलने लगे, यानी कि वो थोड़े जोखिम को छुपाने के लिए, झेलने के लिए वो हाई रिटर्न्स की संभावनाएं ढूंढने लगते हैं। अब मेन जो टू टाइप्स के जो रिस्क होते हैं वो होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। देखिए जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो जुड़ा होता है इंटायर मार्केट से या उसके किसी सेगमेंट से पूरी तरीके से।
ये इनहेरेंट होता है, ये बिल्कुल उनके अंदर समाहित होता है सिक्योरिटीज़ के अंदर, कि भाई जो है आपका जो रिस्क है वो कंट्रोल नहीं होगा और ना ही मैनेज होगा, यानी कि जो रिस्क है वो एसोसिएट है इंटायर मार्केट और एज ए सेगमेंट होल, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है कि ये मैनेज भी नहीं हो सकता और ये कंट्रोल भी नहीं हो सकता, और ये जिसका जो प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है इस रिस्क का बहुत ही बड़े लेवल पर पड़ता है, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं पर जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज पर, सिक्योरिटीज पर और उस पे कंपनियों पे इसका प्रभाव पड़ता है, और ये कंट्रोल भी किया जाता है इस रिस्क को और कम भी किया जा सकता है। और जो इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और कंपनी तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के रिस्क हो गए, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जहां बल्कि अनसिस्टमैटिक पे कंट्रोल भी किया जा सकता है और रिस्क को कम भी किया जा सकता है। अब आप कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखिए, जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो रिस्क होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, आप उससे छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और जो सिस्टमेटिक रिस्क और जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, ये दोनों के जरिए हम एक जो है बेसिक सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अब हम अपने रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले एसेट एलोकेशन होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारे एसेट को, तरह तरह के एसेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं स्टॉक को, बॉन्ड्स को, रियल एसेट्स को या कैश को। इससे क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी जो वैरायटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको सफिशिएंट रिटर्न दे देंगी, ताकि जो है आप एक ही जगह से लूज ना करें, यानी कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका जो जो रिटर्न है वो भी मिल जाएगा और जो आपका पर्टिकुलर एरिया में पैसा डूबने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा मेथड क्या हो सकता है मैनेजर रिस्क को मैनेज करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, एक ऐसी अभ्यास होता है जहाँ पे आप अपने पैसे को, अपने को तरह तरह की फैला देते हैं, ताकि जो आपका घाटा है वो लिमिटेड हो जाए। मान लीजिए आपने 10 तरह की चीज़ें ली हैं लेकिन किसी एक में आपको घाटा हो रहा है तो 9 में तो फ़ायदा हो रहा है, तो जो आपके एसेट्स के जो लिमिटेड, जो पर्टिकुलर एरिया में जो आपका जोखिम आ रहा है, रिस्क आ रहा है, वो आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि आप हेल्प लेकर इस चीज़ को अपना कर रिड्यूस कर सके, अपना जो रिस्क है उसको क्या है रिड्यूस कर सकते हैं ओवर द पोर्टफोलियो टाइम। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी इनकम का, अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना है, फैला देना है। और यहाँ पर आपको एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने अपने डिफरेंट टाइप के एसेट को क्या करना है, खरीद लेना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि दोनों तरीकों से जो आपका रिस्क है वो मैनेज हो जाए। अगर कहीं पर कम हो रहा है तो कहीं पर आपको ज़्यादा हो जाएगा, अगर ना भी हुआ तो कम से कम बैलेंस ज़रूर होगा, आप घाटे की कंडीशन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम पर जाकर ले लीजिएगा। चलिए जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।